सोचा है 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा, या फिर सिलेबस कब तक कंप्लीट करना होगा, इसके अपार्ट कितने ज्यादा आपको सैंपल पेपर्स लगाने होंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ना तुम्हें मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, तो इसे स्किप मत करना। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम देखें ना, तो एक पार्ट है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल कंसिडर किया जाता है। अब नॉन नेगोशिएबल का मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, यानी कि तुम इस चीज को बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। क्या है वो? दैट इज योर नोट मेकिंग। जनरली होता क्या है, हम नोट्स को ना अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि बुक के थ्रू पढ़ लेंगे हमारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी जब तक तुम अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तुम्हें एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे खुद के नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं रिविजन में बहुत अच्छी तरह से। और जब आप पढ़ते टाइम नोट्स बना रहे होते हो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम खुद से अपने सारे नोट्स बना लो, नहीं, तुम टीचर के नोट्स का रेफरेंस ले लो, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद से उसे क्या करो, नोट भी करो। क्योंकि जब आप खुद नोट करते हो तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो एक इंस्टेंट क्लिक आपको प्रोवाइड करता है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स में भी क्या होती है, थोड़ी कैटेगरीज होती हैं, तो आपको उन पे फोकस करना होगा। यानी आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि डिटेल नोट्स तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए सिंपली आपको कमेंट में मेंशन करना है नोट्स, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो उसके लिए। तो आपको बनाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, और जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको चाहिए माइंड मैप्स। अब तुम बोलोगे मैम ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? बेटा, ये जो माइंड मैप्स होते हैं ना, वो आपके लिए एक इंस्टेंट रिवीजन का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है। कैसे? आपके पास एक फ्लो चार्ट होगा, जिसे आप देख के आप पूरा एक चैप्टर क्या कर पाओगे, इंस्टेंटली रिवाइज कर पाते हो। जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसका मीनिंग अच्छे से आप लिख रहे होते हो उसमें। ठीक है, सपोज हमने लिखा मैनेजमेंट, तो अब मैनेजमेंट की मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगी जब शॉर्ट नोट बनाऊंगी, मैं बस उसके 3 एलिमेंट्स लिख के मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, ये होता है हमारा मैनेजमेंट। अब अगर बात करें शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स की, इसके अपार्ट हमें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में क्या बनाना है, हमारा फॉर्मूला शीट। देखो, अगर फॉर्मूला शीट नहीं होगी ना, तो अब तुम बैठ के पूरी बुक खोलोगे, एक एक फॉर्मूलाज को देखोगे। कुछ कुछ ट्रिक्स होती है, स्पेशली नेशनल इनकम चैप्टर में हम ट्रिक्स का यूज करते हैं ना, जीडीपी वगैरह के लिए। तो वो सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारी फॉर्मूला शीट में होनी चाहिए, जिसे तुम अपनी टेबल पे पेस्ट करोगे। जब भी तुम कुछ इधर उधर से जाते रहोगे तो उसे देख लोगे, ताकि तुम इंस्टेंटली रिकॉल कर सको। क्योंकि जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आएंगे ना, तब तक तुम्हारे पास 1 या 2 चैप्टर के फॉर्मूलाज नहीं होंगे, तुम्हारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज होंगे, जो तुम एक बार में सारा रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला शीट रहेगी, तो हमेशा इधर उधर से जा रहे देख लिया, अच्छा चलो ये चीज ऐसे याद रही। जैसे कि मैं ना जब पढ़ती थी, तो मेरे साथ क्या होता था, मैं बुक्स मेरे सर के पास रख के सोती थी। मैं लेटी हूँ, मुझे एकदम से कुछ हिट करता था, अच्छा वो वाला टॉपिक ऐसे था, अब मुझे एकदम से याद नहीं आता था, मैं पूरी बुक खोल के देखने लगती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ, यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो मैंने फिर क्या किया था, फॉर्मूला शीट्स बनाई थी, जो फॉर्मूलाज के लिए होती थी मेरी। यानी कि आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज, आपके गुडविल के फॉर्मूलाज, सारे मेरे यहाँ पे नोटेड होते थे। और अगर मुझे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसे कुछ हिट करे, तो मैं मेरे शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स की हेल्प लेती थी। इसके अपार्ट अब देखो, जब भी आप नोट मेकिंग करोगे ना, तो एक चीज याद रखना, अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली बता रही हूँ, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे और उस टाइम पे अपने नोट्स बनाओगे ना, तो हर चीज की ना ट्रिक साइड में लिखते रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ट्रिक्स यूज करते हैं ना इनके लिए, तो वो सारी चीजें साइड में नोट डाउन करना। और फॉर्मेट्स जरूर नोट करके रखना एक जगह। होता क्या है, लास्ट मोमेंट पे हमें फॉर्मेट्स याद नहीं आते, और मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम फॉर्मेट तो तुम अभी फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ये चीज डेवलप करो, क्योंकि पता है इनसे ही ना तुम्हारे मार्क्स बनते भी हैं और तुम्हारे मार्क्स जाते भी हैं। तो अगर तुमने ये हैबिट डेवलप कर दी, तो एग्जाम के टाइम पे जब सारे लोग इन चीजों पे एफर्ट्स डालेंगे, उस टाइम पे तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे या फिर रिविजन पे फोकस कर रहे होगे, ना कि फॉर्मेट्स वगैरह पे कि अरे यार फॉर्मेट्स ऐसे बनाना चाहिए था, अच्छा डेबिट लिखना होता था, क्रेडिट लिखना होता था। क्योंकि हर किसी के क्या होते हैं, फॉर्मेट्स अलग होते हैं अकाउंटेंसी में। और जब नोट्स वगैरह बनाना ना, तो जब आप लाइक इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़ोगे, तो जहाँ पे ग्राफ्स होंगे, वो ग्राफ्स भी आप क्या करोगे, नोट्स में अपने नोट करोगे। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा सा ऐसा आपके पास छोटा प्रिंटर विंटर है या कैमरा टाइप्स होते हैं ना, उनसे निकाल के उसे स्टिकी नोट्स के थ्रू पेस्ट कर लेना।
तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और बीएसटी में सेम आपको क्या करना है, कीवर्ड्स के लिए बीएसटी में शॉर्ट नोट्स में आपके कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए, क्योंकि बिना कीवर्ड्स के बीएसटी के केस स्टडीज तो सॉल्व होना इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अब आते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप में से कितने लोग जेन्युइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं? आंसर है इस चीज का, मुझे नहीं लगता तुम सबके पास इस चीज का आंसर होगा, क्योंकि तुम जो स्कूल में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उठा के कर लेते हो, किसी दीदी भैया के पास ट्यूशन जाते होगे तो उन्होंने अगर 2-3 क्वेश्चन दिए तो वो करते हो, उसके बाद खुद से तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं कर रहे। अकाउंटेंसी में कितने लोग इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन देखे बिना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? मैं बताती हूँ, मेरे टाइम पे क्या होता था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में, वो क्या करते थे, इलस्ट्रेशन होता है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 1 का वो इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन देखते थे, और फिर इधर जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना, उन्हें भी एज इट इज ही सॉल्व कर देते थे। रीजन, इलस्ट्रेशन से एक एक क्वेश्चन आपके मैच कर रहे होते हैं। तो फायदा क्या हुआ? खुद के साथ ऑनेस्टी दिखाना, ये सारे काम मत करना, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो कभी भी आप क्या नहीं करोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे। हाँ, एकदम नहीं आ रहा तो टीचर से डाउट पूछो ना, यू आर पेइंग फॉर लाइक इन चीजों के लिए। जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, तब तो हम क्या हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो पैसे दिए, हम तो पूरे पैसे यूज करेंगे। तो सिमिलरली आप टीचर्स से भी क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आपके दीदी भैया नहीं बता रहे, आप हमसे डाउट पूछो, हमने तो आपको मना नहीं किया है, हमने अपनी मेल आईडी दे रखी है सबको, आप सबको। उसके अपार्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक अलग से लिंक भी डाला होता है डाउट का, तो आप अपने सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां से ले सकते हो। इसके अपार्ट आप क्या कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाए ना कि आपके डाउट एकदम मिनिमाइज हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो तुम में से कितने लोगों ने ये प्लान किया है कि पीवाईक्यू लास्ट में सॉल्व करेंगे? रुक जाओ, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि पीवाईक्यूज लास्ट मोमेंट के लिए कभी भी नहीं बनाए जाते। यानी कि आपका संडे, देखो एक चीज समझाती हूँ, हमारे पास जो ये हमारा संडे होता है ना, जैसे हम सोचते हैं अरे यार रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के लिए लिटरली पूरी लाइफ बची पड़ी है, अगर इस साल एफर्ट्स नहीं डाले ना तो हर संडे तुम ऑफिस जाओगे, लोगों की बातें सुनोगे, यही करते रह जाओगे, संडे इज लाइक कि डिप्रेसिंग होता जाएगा। तो इस संडे आपको क्या करना है, यानी कि आपके जब तक बोर्ड और सीयूटी एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे, आपको संडे को करना है रिविजन, ठीक है। जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसका मुझे एक इंस्टेंट रिवीजन करना है, किसके थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। रिवीजन करोगे आप, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, वो भी चैप्टर वाइज। अब तुम्हें लगेगा कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पूरे पूरे सॉल्व करने, नहीं यार, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मत करो पूरे क्वेश्चन सॉल्व, 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो ना हर एक चैप्टर के, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक सब्जेक्ट से, आज मैंने सपोज पढ़ा है डायरेक्टिंग, ठीक है, इस हफ्ते में, तो संडे को डायरेक्टिंग के 10 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना, 5 एमसीक्यूज और 5 केस स्टडीज, बताओ। और यही सेम चीज क्या करनी है, आपको अपने हर एक सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट करनी है। इसके अपार्ट आपको क्या करना है, अपना दिसंबर से सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और जितने ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज्यादा कमांड होगी, उतना ज्यादा तुम्हारा आंसर राइटिंग भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। हमेशा याद रखना, खुद से ऑनेस्टी दिखाना, ये नहीं कि इधर से आंसर देख के आंसर लिख रहे, इससे एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी। तो ऑनेस्टी के साथ पूरा पूरा आपको क्या करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने। मिनिमम हम ले लेते हैं 10, ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप 20-25 भी सॉल्व कर सकते हो। मार्केट में मल्टीपल क्या है, सैंपल पेपर अवेलेबल है, अगर नहीं मिलता तो अगेन मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगी। सैंपल पेपर हो गए, और अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व तो कर रहे थे पर चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट के सारे ईयर्स के आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने। अब जब सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कंपार्टमेंट के सैंपल पेपर सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना, बट ऐसा नहीं करना है। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें रेगुलर बोर्ड एग्जाम के भी करने हैं, प्लस कंपार्टमेंट के भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं।
इसके साथ साथ जैसे एनसीईआरटी के आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, स्पेशली बीएससी और इकोनॉमिक्स में इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ठीक है, अब आते हैं हम सिलेबस कंप्लीट पे, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे ही दिसंबर से सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर अगर तुम ये सोच के सॉल्व करोगे कि जितने पढ़े चैप्टर उतना कर लेता हूँ बाकी का छोड़ देता हूँ, तो कोई रेलेवेंस नहीं रहने वाला है। तो बेटर क्या है, पहले ये देखो कि सिलेबस आपको कब तक कंप्लीट करना है, क्योंकि रिविजन के बिना आपके काम नहीं चलने वाले। आप सबके अगस्त से लेके सब के बीच में क्या होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम। अब मुझे आप कमेंट में ये बताना कि कितने लोगों ने 50% से ज्यादा सिलेबस इस टाइम तक क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जिसने कंप्लीट कर लिया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं कंप्लीट किया है बेटा वेकअप कॉल ले लो, अब नहीं लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हाफ ईयरली के टाइम तक अपना 50% सिलेबस कंप्लीट करना था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये नहीं किया होगा, मतलब मेजॉरिटी ने नहीं किया है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में लो मार्क्स स्कोर करोगे तो तुम पहले तो डिमोटिवेट हो जाओगे, दूसरा तुम्हारे अंदर वो एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा कि अरे यार इतने लोग आ रहे हैं तो अब मैं आगे कैसे करूंगा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्लान्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को इसके बाद से करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं करते हो ना तो फिर देख लो, तुम्हारा ही ड्रीम है 90 प्लस स्कोर करने का। मैं कहती हूँ 90 प्लस स्कोर करने के बाद अगर हम छोड़ भी दे, मैं कह रही हूँ मुझे 70% मार्क्स चाहिए या 80% भी मार्क्स चाहिए, तो एफर्ट्स तो सबके लिए डालने पड़ते हैं। बिना एफर्ट्स के तो मुझे 10% भी मार्क्स ना मिले, है ना, तो इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो देखो हाफ ईयरली तक आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एट द एंड अक्टूबर से नवंबर में, मुझे पता है इस टाइम पे फेस्टिव सीजन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, दशहरा मनानी है, दिवाली मनानी है, एक एक दिन लेना, उससे ज्यादा मत लेना। मैं कहती हूँ दिन भर सेलिब्रेशन करो, रात में 2 घंटे तो जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर तुम कांस्टेंट रहोगे तो वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे जाके। अब अगर हम बात करें अक्टूबर से नवंबर टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे आपका 95% सिलेबस क्या होना है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको दिसंबर से क्या करने हैं, अपने सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने। और आई नो आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आप सबके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं जनरली, ये थोड़ा ना स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, बट जनरली क्या होते हैं 2 प्री बोर्ड तो सबके लिए मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद के जो प्री बोर्ड होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने 2 प्री बोर्ड क्लियर किए हैं या नहीं किए। और ये प्री बोर्ड का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, और जान फेब आपको पता ही है कि उस टाइम पे भी कुछ लोगों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, क्योंकि अगर पहला दोनों क्लियर नहीं हुआ होगा, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और फेब एंड तक आपके बोर्ड भी अब आजकल स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है इस टाइम तक, यानी नवंबर तक अपना 95% सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ये जो 5% रिमेनिंग है ना, वो ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए जो एक एक दिन के होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेबस कंप्लीशन है। दिसंबर से याद रखना सैंपल पेपर छूटना नहीं चाहिए, अगर ये छूटा ना तो तुम देख लेना तुम्हारे मार्क्स छूटेंगे तुमसे। तो ये क्या है हमारा सिलेबस कंप्लीट वाला टाइम पीरियड। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन के पैटर्न्स की, हमें क्या लगता है कि यार सिंपल क्वेश्चंस तो आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीत रहा है, या फिर आप कह सकते हो ईयर वाइज, सीबीएसई भी अपने पैटर्न्स चेंज कर रहा है। इस बार तो हालांकि आंसर चेकिंग का ही पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने, ओएसएम लॉन्च कर दिया। ओएसएम का मतलब वो ऑसम नहीं, ठीक है। यहाँ पर चेकिंग में काफी ज्यादा इश्यूज लोगों को फेस करने पड़े। तो देखो अगर हम ईयर वाइज पैटर्न की बात करें तो 2021 हमने इसलिए नहीं लिया, रीजन 2021 में कोविड था तो उस ईयर एग्जाम हुए ही नहीं थे। उसके बाद भी 2022 में इजी टू मॉडरेट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस बार पेपर आपके 2 पार्ट में हुए थे। पार्ट ए जो आपका हाफ ईयरली के टाइम पे हुआ था वो हुआ था एमसीक्यू के फॉर्म में, और पार्ट बी जो हुआ था आपका सब्जेक्टिव। तो ये तो ट्रायल पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रखा है इन्होंने। हाँ, अब अगर बात की जाए 2023 की, तो कुछ सब्जेक्ट्स क्या थे, मॉडरेट आए थे, बट अकाउंटेंसी इस पीरियड में थोड़ा सा डिफिकल्ट था।
उसके बाद बात की जाए 2024 की, तो 2024 में अगेन पेपर आपके मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट इज लाइक कि मीडियोकर, ना डिफिकल्ट ना हार्ड। ऐसे सिचुएशन में ना होता क्या है, हमें लगता है पेपर डिफिकल्ट आएगा, हम स्ट्रेस में खराब करके आ जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं पेपर ही है हो जाएगा, बट मॉडरेट लेवल का पेपर ना एक्चुअली आपके साथ मेस क्रिएट करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस ये वाला पार्ट आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। फिर आते हैं हम 2025, मॉडरेट था। 2026 की बात की जाए तो 2026 का भी पेपर काफी इजी था। जिन्होंने मतलब 26 का मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है हमारे, जिन्होंने सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे से क्लियर रखे थे ना, उनके लिए पेपर इजी था, मॉडरेट भी नहीं। सोचो अगर पीवाईक्यू, सैंपल पेपर और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मैं कहती हूँ क्वेश्चन आप कब सॉल्व करते हो या फिर आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। मुझे पता ही नहीं है, मेरे सामने कितना भी इजी क्वेश्चन रख दो मैं तो देखती रह जाऊंगी, मुझे क्या ही आइडिया। मैं तुमसे पूछ दूं कि फ्लोटेशन मैथड्स बताओ प्राइमरी मार्केट के, अब तुम्हें आइडिया नहीं है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एक लाइन का क्वेश्चन, बट अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो तुम कैसे करोगे। तो हमेशा किस पे फोकस रखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हारी क्या है, परफेक्ट नहीं है, तो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, चाहे कैसा भी पेपर आए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, कोई वो नहीं करेगा। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, ये तो तुम सब होते हो ना कि पेपर का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, या ऐसे क्वेश्चन बता दो जो एज इट इज एग्जाम में आ जाए। मैं कहती हूँ मेरी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन किसी भी टाइप का है मैं इजिली अटेम्प्ट कर सकूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कोर पार्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, आपको पता है आपके एग्जाम में 20 क्या आता है बेटा, एमसीक्यू, सबको पता है। अब ये जो 20 एमसीक्यू आते हैं ना, पहले क्या होता था, मैं स्पेसिफिकली बीएसटी का अगर बता दूं तो पहले बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन आते थे, वो वन लाइनर, बट अब ऐसा नहीं होता। इस 20 मार्क्स के एमसीक्यू में आपके असर्शन एंड रीजन आते हैं, इसके साथ साथ और क्या आने लगे असर्शन एंड रीजन के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब केस स्टडी तो तुम्हें सब्जेक्टिव में परेशान करती ही थी, बट अब वो केस स्टडीज तुम्हें एमसीक्यू के फॉर्म में भी ज्यादा परेशान कर रही होती है। और साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया, और डायरेक्ट का और ज्यादा कम कर दिया है। तो तुम्हारे ये एमसीक्यूज के लिए ना हमारे चैनल पे आपको एक सीरीज दिख रही होगी, हमने हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो आप उससे इन एमसीक्यूज के क्या कर सकते हो, आइडियाज डेवलप कर सकते हो। इसके अपार्ट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट टाइम टेबल प्रोवाइड करूं, जो इस टाइम पे तुम सबके लिए मेजर इशू बनने वाला है, रीजन बीइंग कि टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, स्कूल से होमवर्क होता है, अगर आप किसी दीदी भैया के पास जाते होगे तो वहां पे भी टाइम जाता होगा, वो भी होमवर्क देते होंगे। तो वो जो एक सेल्फ स्टडी होती है, जो मेन होती है, उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिसके लिए बस आपको कमेंट करना है टाइम टेबल। और अगर हम बात करें कि आप मेरी क्लासेस कहाँ पर देख सकते हो, तो मेरी क्लासेस इस टाइम अल्टीमेट बैच में चल रही हैं, यानी कि अल्टीमेट बैच हमारा क्लास 12th एंड सीयूटी एग्जाम दोनों के लिए है। और अगर आप सिर्फ चाहते हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो, तो आप आधार बैच में इनरोल कर सकते हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कोड AD50 यूज कर लेना। बाकी अगर पैसे आपके पास ज्यादा हो तो आप नहीं भी यूज कर सकते। और हाँ, अगर आपको क्या है, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कहाँ पे, मेरी मेल आईडी है akriti.singh@adda247.com। आपका किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी चीज परेशान करती है, आप मुझे मेल कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग।